नमस्कार साथियों, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और खास मुद्दे पर आपके साथ चर्चा करने के लिए आए हैं और इसलिए मैं चाहूंगा कि सबसे पहले उस मुद्दे के बारे में आपको बताने से पहले अपने मेहमानों का परिचय आपके साथ करा दूं। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। आशीष चित्रांशी जी, अभिषेक कुमार जी, आप दोनों का हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत, एक देश एक चुनाव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल से लगा हुआ मुद्दा लोकसभा में पेश हुआ और लोकसभा में पेश हुआ तो मोदी सरकार की ऐसी घनघोर बेइज्जती इससे पहले नहीं हुई होगी। व्हिप जारी था, सांसदों को, सत्ता पक्ष के सांसदों को यह कहा गया था कि आपको सदन के अंदर मौजूद रहना है, लेकिन सांसद गायब थे। मोदी का डर खत्म हो गया था, मोदी की बेइज्जती करने के लिए सांसद गायब हो गए थे। क्या है यह मसला और क्यों प्रधानमंत्री मोदी को भी सामने आकर जवाब देना चाहिए कि आखिर आपके सांसद कहां गायब है? लेकिन सवाल विपक्षी दलों से भी पूछा जाना चाहिए। उस चर्चा की शुरुआत हम आशीष जी से करेंगे। आशीष जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को जरा विस्तार से बताइए कि क्या मुद्दा है और आज लोकसभा में क्या हुआ, कैसे घनघोर बेइज्जती हुई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिनको भाजपा विश्व गुरु बताते हुए नहीं लगाती है। जी संतोष, आज दो तीन पॉइंट। सबसे पहले जो आज हुआ, वन नेशन वन इलेक्शन, बहुत महत्वाकांक्षी ये बिल था संविधान संशोधन का। तीन चार बातें साफ हो गई हैं। एक तो नरेंद्र मोदी, बहुत सारे लोग इससे असहमत होंगे, लेकिन मैं एकदम साफ इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं और इसके पीछे मेरे अपने तर्क भी हैं। आज नरेंद्र मोदी की संसद में घनघोर बेइज्जती हुई है, घनघोर बेइज्जती हुई है। क्योंकि अब बेइज्जती के भी पीछे तीन तर्क हैं। 290 प्लस आज इनके पास है। एग्जैक्ट संख्या इसलिए नहीं गिनी जाती है कि एक आध दो आते जाते रहते हैं, कभी आज 7 है कल नहीं 7 है टाइप, लेकिन 290 प्लस 293 कर लेते हैं ये ईडी और सीबीआई के जरिए जब जरूरत पड़ती है जब। हाँ, तो 293 94 तो है ही है। 293 94 जिसके पास है, उसके पास संसद में 269 269 उसके साथ लोग 269 सांसद खड़े नजर आते हैं। यानी आपके पास संसद में ऑफिशियली जितने हैं उतने भी आपके साथ सबसे महत्वपूर्ण बिल, जिससे आप देश की सियासत बदलने जा रहे हो, संविधान बदलने जा रहे हो। संविधान बदलने की तमाम विपक्ष के नेता कह रहे हैं ना कि संविधान बदलने की शुरुआत है। संविधान बदलने की ऐसी शुरुआत, इतनी धाकड़ शुरुआत कि 272 जो एक लोकसभा की स्ट्रेंथ पर जो सामान्य बहुमत है, वो सामान्य बहुमत भी आपके पास नहीं नजर आ रहा। 272 से नीचे रुके, 272 से नीचे रुके। आप चाहे भले ही बिल लाने के लिए मतदान करवाया गया, लेकिन ये बेइज्जती है मोदी की, पहली बात। दूसरी बात, अमित शाह आज साबित हो गया कि कथित चाणक्य है। अमित शाह ईडी, सीबीआई और आईटी के बगैर कोई चाणक्य नहीं है। इनके पास अगर सेंट्रल एजेंसीज हटा ली जाए तो ये बिल्कुल, मतलब आप समझ लो कि सबसे फेल नेताओं में से एक होंगे देश के। प्रमोद महाजन की बात भाजपा की बात है, और भाजपा जब पहली बार, जनता पार्टी वाली बात छोड़ दीजिए आप, उसमें तो सब शामिल बाजा थे, लेकिन एनडीए के रूप में पहली बार सत्ता में जब आई तो प्रमोद महाजन को याद कीजिए। प्रमोद महाजन के बारे में कई लोग कोटेशन लिखते थे उस दौर में कि पेप्सी और प्रमोद महाजन अपना फॉर्मूला नहीं बताते हैं। वो मैनेजर थे, फ्लोर मैनेजमेंट से लेके फिनांस के मैनेजमेंट तक, पॉलिटिकल मैनेजमेंट तक, सब मैनेजमेंट पता था। जब एक वोट से सरकार गिरी थी ना, तब भी प्रमोद महाजन ने कहा था सरकार बचा लूंगा। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था नहीं, अनैतिक तरीके से बची हुई सरकार नहीं चलानी है। या अंदर की बात लोग चर्चाओं में कहते हैं कई बार, जो उस दौर में बड़े करीब से प्रमोद महाजन के साथ बातचीत करते थे, देखते थे कि प्रमोद महाजन उस समय सरकार बचा सकते थे। वो अटल जी के मना करने की वजह से सरकार नहीं बची थी। तो वो फ्लोर मैनेजर थे। आपके पास मशीन के जरिए, राजीव कुमार के जरिए, ईडी के जरिए, आईटी के जरिए, सीबीआई के जरिए बनी हुई सरकारें हैं, और कहो हम चाणक्य हैं, तो फिर चाणक्य को हम विष्णुगुप्त कहना, कौटिल्य कहना शुरू कर देंगे फिर, जो असली वाले चाणक्य को। आज ये साबित हो गया कि कोई चाणक्य वगैरह नहीं है। तीसरी बात, पार्टी विद ए डिफरेंस। एक ही मामले में भाजपा को मानता था पार्टी विद ए डिफरेंस, डिसिप्लिन के मामले में, अनुशासित पार्टी। एक बार हुक्म हो गया, आदेश ऊपर से आ गया, तो आदमी उस दिन दस्त लगा हो,
तो भी हगीज लगा करके संसद में आ जाए, पार्लियामेंट में पहुंच जाए। वो जो कौन मैमी पोगो पैंट आता है, आ जाएगा उस संसद में, क्योंकि इसी मामले में पार्टी में डिफरेंस थी, क्योंकि डिसिप्लिन था, अनुशासन था। आज इस देश में पिछले 14 से लेकर अब तक इस देश में अगर सबसे बड़ा परिवर्तनकारी कोई बिल ला रहे थे, संविधान संशोधन बिल, तो ये था मोदी जी का। भाजपा के सांसद गायब, भाजपा के सांसद नहीं पहुंचे, आप चेक कर लीजिएगा, भाजपा के सांसद भी नहीं आए। ये तीसरा पॉइंट हो गया कि आपके अपने सांसद नहीं आए। और चौथा पॉइंट जिधर किसी का जो है ध्यान नहीं जा रहा है, चौथा पॉइंट, आज 2 बार वोटिंग हुई है। पहली बार संसद में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल हुआ है। अब एग्जैक्टली मैं नहीं जानता कि जो है कौन सी मशीन थी, क्योंकि मैं कार्रवाई देख नहीं पाया और आप संतोष कवर किए हैं लोकसभा, लेकिन जो मैं मीडिया रिपोर्ट्स में देखा कि पहली बार वहां पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का कोई इस्तेमाल हुआ है। और जब पहले मतदान हुआ तो 369 सांसदों ने वोट डाला था, 220 पक्ष में और 149 विपक्ष में। इसके बाद यह आपत्ति विपक्ष की तरफ से उठाई गई कि इसमें गड़बड़ है, तो अमित शाह मौजूद थे, उन्होंने कहा अगर गड़बड़ है भाई तो पर्ची से करवा लिया जाए, अगर आपत्ति है विपक्ष की तो। देश की जनता की आपत्ति पर मैं यही कहता हूं अमित शाह से कि अगर ऐसे ही ध्यान से एक बार में कह देते कि हाँ, जब देश की जनता को आपत्ति है तो मशीन हटा दीजिए, बैलेट पे करवा लीजिए चुनाव। लेकिन संसद के भीतर की बात थी तो तत्काल तैयार हो गए कि नहीं, मशीन पे आपत्ति है तो पर्ची करा लीजिए। अब पर्ची से जब हुआ तो 269 हो गए पक्ष में और 198 विपक्ष में। 220 से 269 कितने बढ़े? 49। और 149 से 198 बढ़े कितने? 49। यानी जो अनुपात है सत्ता पक्ष और विपक्ष, जो चाहिए, जिस अनुपात में वहां पर वोट चाहिए, उस हिसाब से दोनों के बराबर 49 बढ़े। ये लॉजिक थोड़ा सा लग सकता है कि कई लोगों को डाइजेस्ट ना हो, लेकिन यहां पर मशीन संसद में खारिज हो गई और जब पर्ची आई तो पर्ची में बराबर बराबर वोट पड़े दोनों को। जिस संसद में आशीष जी, इसमें ये थोड़ा इसको इसलिए मैं कह रहा हूं, उस संसद में सबको पता है कि विपक्ष की संख्या कम है, तभी तो विपक्ष में है। लेकिन जब मशीन हटा करके पर्ची पड़ी तो पर्ची से दोनों के बराबर वोट बढ़े, 49। तो एक बार ये फिर मशीन और पर्ची के बीच की बहस को मुझे लगता है आज लोकसभा के भीतर से एक स्ट्रेंथ मिलनी चाहिए और मिलेगी। अब और 4 बात हो गई ना, 4, अभी 5वीं बात, एक बात और कह दूं तब। इन सबके बाद एक और जो है तकनीकी पहलू पर कि बहुत सारे लोग लिख रहे हैं अब आ गया 1 नेशन 1 इलेक्शन। अभी ये बहुत दूर की कौड़ी है, बहुत दूर की कौड़ी है। इसलिए क्योंकि 2/3 ये संविधान संशोधन विधेयक है, ये कोई ऐसा सामान्य विधेयक नहीं है, संविधान संशोधन विधेयक है। ये लोकसभा राज्यसभा में 2/3 बहुमत से पास होगा। और 2/3 भी ऐसे नहीं 2/3 कि आधे को निष्कासित कर दो, यहाँ पे वो भी खेला नहीं चलने वाला। इस बात को समझिए, नहीं तो बहुत लोग क्या है ना, सतही जो आजकल एनालिसिस होता है, कहेंगे अरे वो बिरला साहब और बैठे हैं धनखड़ साहब, सबको आउट कर देंगे, 150 लोगों को सदन से बाहर करेंगे और वोटिंग करवा लेंगे और हो गया 2/3। 2/3 लेकिन जो मतलब टोटल स्ट्रेंथ है ना लोकसभा की या राज्यसभा की, उस टोटल स्ट्रेंथ का आधा होना चाहिए। मतलब टोटल स्ट्रेंथ का जो सिंपल मेजॉरिटी है वो होनी चाहिए। सिंपल मेजॉरिटी मतलब 543 का आधा 272, 272 होना चाहिए मिनिमम। इसके बाद 2/3। हाँ, पहलू पे एक चीजें समझेंगे, संविधान और कानून के बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है, लेकिन आपने जो 2 चीजें कही इसमें थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूंगा। देखिए, जब किसी व्यक्ति को जो सिलापट्टी नहीं होती उस पर अगर अपना नाम लिखने की इच्छा इतनी ज्यादा हो जाए कि इसको तोड़ दो उसको तोड़ दो क्योंकि मेरा नाम लगा होना चाहिए, क्योंकि मेरा मुकाबला देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से है, तो इसी तरह की चीजें होती है। संसद भवन लोकतंत्र का मंदिर है, मैं पूरी तरह से सम्मान करता हूं। कई वर्ष तक मैंने उसको पुराने संसद भवन में भी कवर किया, नए संसद भवन में भी कवर किया, तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का, मंदिर का, उसका मैं सम्मान करता हूं। लेकिन व्यक्तियों पे सवाल उठाना बहुत जरूरी है। यहाँ क्या सवाल उठ रहा है कि आप एक टारगेट सेट कर देते हो
कि जी मुझे लोकसभा चुनाव से पहले करना था, क्योंकि कहीं मैं हार गया, प्रधानमंत्री नहीं रहा, तो मेरा नाम कैसे आएगा उस शिलापट पे, उद्घाटन पे। तो क्या किया गया? समय से पहले उसका उद्घाटन कर दिया गया। पता लगा कि चीजें पूरी नहीं है। पहली बारिश हुई तो छट्टा पड़ने लगी। पहली बारिश हुई तो नीचे एक बहुत ही महत्वपूर्ण, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा कि वो कौन-सा कमरा था। उस महत्वपूर्ण कमरे में पानी भर गया था। उसको दोबारा से रिनोवेट करवाना पड़ गया। और यहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें थी, देखिए पुराने संसद भवन में भी पर्ची पे होता था और बटन भी लगे होते थे, जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती थी, उसमें ग्रीन या रेड दबाते थे, और अगर आपको नहीं करना है, यानी ना यस के साथ होना है, ना नो के साथ होना है, तो तीसरा बटन भी होता था। यहाँ समस्या हो गई, तो मैं सांसदों की बताता हूँ। जनता के दुश्वारियों की बात तो करते हैं, सांसदों की दिक्कत बताता हूँ। एक तो जो कोई भी बिल आता है, उसकी हार्ड कॉपी उनको समय पे नहीं दी जाती। अब आप सोचिए कि छोटा सा मोबाइल अगर मेरे हाथ में है और मुझे इसमें 300 पेज का बिल और कानून पढ़ना हो, तो मैं उसको कैसे पढ़ के नोट डाउन कर पाऊंगा? पहले होता था कि हार्ड कॉपी मिलती थी। हार्ड कॉपी में आप उसको टिक लगा लेते थे कि कहाँ-कहाँ, कौन-कौन से मुद्दे हैं जिसको आपको उठाना होगा, और संविधान की कॉपी या लोकसभा की प्रोसीजर की कॉपी लेके बैठ जाते थे, उसमें टिक कर लेते थे। अब आप मोबाइल में और लैपटॉप में कैसे पढ़ेंगे? पहली बात तो ये दूसरी दिक्कत आ रही है। बिल की कॉपी समय पे नहीं मिलती, हालांकि इस बिल में कहा गया कि दे दिया गया। तीसरी चीज है कि बटन अभी तक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। आप सोचिए कि लोकसभा संसद भवन का, नए संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ, और वहां जो वोटिंग का जो पूरा मशीन लगाया गया, जो सिस्टम लगाया गया है, कई बार माइक भी ढंग से काम नहीं करते। ये सारी चीजें ढंग से काम नहीं करती है। इस पे सवाल उठते नहीं है, क्योंकि ये संसद का विशेषाधिकार है, और संसद भवन परिसर के जो कस्टोडियन है वो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला साहब है। हालांकि जब संसद टीवी के बारे में पूछा जाता है तो कहते हैं कि मेरा उसमें कंट्रोल नहीं है। तो ये तकनीकी चीजें जिसकी जानकारी मैं अपने दर्शकों को दे रहा था। अब आते हैं हम इस बिल के संवैधानिक पहलू पर। अभिषेक जी के पास चलेंगे। अभिषेक जी, जितने वोट सरकार को मिले हैं पेश करते समय, इसका मतलब साफ नजर आ रहा है कि सरकार के पास इतनी क्षमता नहीं है कि आज बाद या 1 साल बाद इस बिल को सही तरीके से, जब मैं सही तरीका बोल रहा हूं तो इस बिल को सही तरीके से इतने नंबर नहीं है। तो उसके बारे में हमें संवैधानिक पहलुओं के बारे में जानकारी दीजिए कि कितने सांसद चाहिए, किस तरह से चाहिए, क्या प्रक्रिया होती है इसको बिल पास करवाने को लेकर। देखिए संतोष जी, आप संवैधानिक पहलू का सवाल उठाए, लेकिन उसके पहले एक रोचक जानकारी आपको दे दूं। जो बात आपने कही और आशीष जी ने भी कही, संसद के अंदर मशीन से वोटिंग की, बड़ा रोचक और दिलचस्प किस्सा है। लोगों को नहीं पता होगा, क्योंकि अभी अशोक वानखेड़े जी नहीं जुड़े हैं, नहीं तो उनको याद होगा पक्का, वो बता देते। 17 अप्रैल 1999 को जब अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा पेश किए गए विश्वास मत पर वोटिंग शुरू हुई, तो पहली बार इस देश की संसद में मशीनों से वोटिंग हुई। मायावती ने कह दिया था कि वो कांग्रेस नागनाथ और भाजपा सांपनाथ है, वो वोटिंग में हिस्सा नहीं लेगी। और अचानक उन्होंने अपने सांसद आरिफ मोहम्मद खान की तरफ जा मुड़ करके कहा, आरिफ लाल बटन दबाओ तुम लोग। और लाल बटन आरिफ मोहम्मद खान समेत, यानी विश्वास मत के विरोध में लाल बटन दबा दिया। मशीन काम नहीं कर पाई। और कैसे काम नहीं कर पाई? 269 वोट विपक्ष में और 256 वोट सरकार के पक्ष में, 13 मतों से सरकार गिरती हुई दिखाई गई। यहां तक कि विपक्ष के लोग तो झूमने लगे। अचानक बाल योगी साहब की तरफ से, जो स्पीकर थे, कहा गया कि नहीं नहीं, मशीन में गड़बड़ है, अब पर्चियों से वोटिंग होगी। और पहली वोटिंग के दरमियान उड़ीसा के मुख्यमंत्री गिरधर गमांग हाउस में नहीं पहुंच पाए थे। पहली और दूसरी वोटिंग में 1 सवा घंटा लग गया। कारण क्या था? गिरधर गमांग पहुंच गए, जो सदन से इस्तीफा नहीं दिए थे। वो प्रसंग आशीष जी आपको भी याद होगा। अगर पहली बार में ही पर्ची से वोटिंग हो गई होती तो 269 और फिर बाल योगी के निर्णायक वोट से सरकार बच जाती। लेकिन गिरधर गमांग तब तक पहुंच गए। फिर हुआ कि ये मुख्यमंत्री है, कैसे वोट करेंगे? तो कोई कानून तो उन्हें रोकता नहीं था। 6 महीने तक वो सांसद रह सकते थे मैक्सिमम। अब उस वक्त स्पीकर ने उनके विवेक पर छोड़ दिया कि वोट करे ना करे। वो वोट हो गया 270 और विपक्ष के वोट हो गए 269। 1 वोट से सरकार गिर गई थी। तो इस मशीन के चक्कर में अगर पहली बार में ही पर्ची से करा ली गई होती तो गमांग नहीं पहुंचे थे, हाउस में एब्सेंट थे, बराबर हो जाते वोट और फिर सरकार बच जाती स्पीकर के वोट से। भाजपा इसका खामियाजा मशीन का भुगत चुकी है, तो पूरे देश के वोटर को खामियाजा भुगतवा रही है अब। खैर, ये सही है। जी जी। अब आपको बताते हैं, क्योंकि ये बड़ा रोचक प्रसंग है इसलिए मैंने बताया। और उसमें एक रोचक चीज और भी है कि सदन में मौजूद एक सांसद ने अटल बिहारी वाजपेयी के पास जाके कहा था, बताइए 13 वोट से हम फिर हार गए, 13 का अंक आपका पीछा नहीं छोड़ रहा। 13 दिन, 13 महीने की सरकार और 13 वोट से हार गए मशीन की वोटिंग में।
और जितने वोट मशीन ने दिखाए थे भाजपा को 256, यानी 2, 5 और 6, इन तीनों का योग भी 13 बन रहा था। तो अटल जी हंस रहे थे, अभी होने दीजिए वोटिंग। खैर, अब आते हैं इसके संवैधानिक पहलू पर। जो आपने कहा, पहली बात, विपक्ष को 181 से ज्यादा वोट मिल गए, उसी वक्त ये तय हो गया कि सदन में ये बिल कभी पारित नहीं हो सकता। ज्वाइंट सेशन में संविधान संशोधन बिल नहीं जाता, ऑर्डिनरी बिल जाता है। ये हमारे दर्शकों को जानना चाहिए। संविधान में संशोधन की क्या प्रक्रिया है? आर्टिकल 368, 368, और वो क्या कहता है मैं आपको बताता हूं लाइन बाय लाइन। द बिल मस्ट बी पास्ड इन द ईच हाउस बाय ए स्पेशल मेजोरिटी, that is a majority more than 50% of total membership of the house and a majority of 2/3 of the member of the house present and voting. Each house must pass the bill separately. In case of a disagreement between the two houses, there is no provision for holding a joint sitting for the two houses for deliberation and passage of the bill. इसका मतलब हिंदी में यह हुआ कि जो 2/3 जो होना चाहिए, वो आंकड़ा किसी भी सूरत में हाउस के टोटल स्ट्रेंथ यानी 543 के सिंपल मेजोरिटी से कम नहीं होना चाहिए। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, दोनों हाउस में अलग अलग पास होना चाहिए। आज भाजपा सांसदों की लापरवाही कहें जो कहें, 272 का जो सिंपल मेजोरिटी, अगर वो 2/3 भी होता 272, सदन में 400 लोग भी मौजूद होते, तो 400 लोगों पर भी 2/3 हो जाता, 405 या 407 पर। आज कितने लोग थे? आज हाउस में लोग थे टोटल 468 लोगों ने वोटिंग की। 467, 269 और 198, 467, 467 इंटू 2/3 आप देखें तो 311 दशमलव कुछ कुछ आता है, यानी 312 एमपी आपको चाहिए थे। मैंने अभी कैलकुलेट करके देखा, 312 एमपी आपको चाहिए थे इस स्ट्रेंथ पर भी, वो आपके पास होने से रहे। अब एक ही रास्ता इनके पास बचता है। रास्ता यह है कि जैसे बीएनएस को, भारतीय न्याय संहिता को पास कराने के लिए मास एक्सपल्सन दोनों सदन में हुआ, 150 के करीब सांसद सस्पेंड किए गए थे। उसके पहले कोई ना कोई बहाना बनाकर सस्पेंड कर दिए गए थे, और उसके बाद कई सारे बिल निकाले गए थे। शायद इलेक्शन कमीशन वाला बिल भी उसी में था, इलेक्शन कमिश्नर वाला, कंफर्म हम नहीं है, याद नहीं आ रहा, लेकिन शायद वो भी था इसमें। तो वो रास्ता एक बचता है इनके पास कि ये अपोजिशन के लोगों को सस्पेंड करके स्ट्रेंथ को नीचे लाए, और तब ये 272 से ऊपर अपनी 272 के आंकड़े को ही ये 2/3 दिखा करके इस बिल को मंजूरी दिलाए। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये मामला अब कॉन्स्टिट्यूशनल वो बन जाएगा कि आपने सस्पेंड क्यों किया। इस इतने महत्वपूर्ण ये मामला बीजेपी, मोटे तौर पर आप कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल। तो अभिषेक जी ने जैसी सारी बातें बताई आशीष जी, इससे पहले भी सदन के अंदर हमने देखा है कि किस तरह से हंगामा हुआ, सांसदों को निकाला गया, गेट को बंद करके वोटिंग करवाई गई, बल्कि उसके जरिए तो एक राज्य तक की स्थापना कर दी गई थी। आशीष जी, मैं आपके साथ जानना चाहता हूं, जिस तरह के आरोप लगते हैं लोकसभा अध्यक्ष पर, जिस तरह के आरोप लगते हैं राज्यसभा स्पीकर पर, जिस तरह से स्ट्रेंथ बढ़ गई है, अगर 272 प्लस बीजेपी का अपना होता तो शायद बीजेपी ऐसा करने की सोच भी सकते थे। लेकिन जब आप ऐसा बिल ला रहे हैं जिससे क्षेत्रीय दलों को नुकसान होगा, और जब मैं क्षेत्रीय दलों की बात कर रहा हूं तो उसमें नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड भी आ जाती है, चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी भी आ जाती है, पवन कल्याण साहब की पार्टी भी आ जाती है। तो क्या 240 की स्ट्रेंथ वाली भाजपा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार अब इतनी हिम्मत कर पाएगी कि विपक्षी दलों के सांसदों को सस्पेंड करके और उसके बाद लोकसभा के दरवाजे बंद कर दिए जाए और उसके बाद वो बिल को पास करवाया जाए? क्या इस तरह की आशंका, संभावना आपको लगती है इनका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए? देखिए, करने तो ये कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये आसान नहीं नजर आता, इसलिए क्योंकि मैं कई बार ये बात उदाहरण दिया हूं, सेफ्टी वॉल थ्योरी। कब तक सेफ्टी वॉल मुड़ेगा? कभी कभी कुकर फट ही जाता है। तो अब वो हालत हो चुकी है कि अब कुकर फटने के कगार पे है। इससे ज्यादा आप कब तक जनता के भीतर वो दबाव जो बिल्ट होता जा रहा है, जो प्रेशर बिल्ट हो रहा है, जो आक्रोश का दबाव है, वो आक्रोश का दबाव कब फट जाएगा ना? जब आप ऐसा करने लगोगे कि संसद से निकाल दो, सस्पेंड कर दो, बाहर कर दो इतने सांसद, गणित जोड़ो कि इतने पे हो रहा है, जिसे अभी अभिषेक ने बताया इतने पे 272 हो रहे हैं हमारे पास, फिर तो इससे भी सेफ रास्ता है, इससे भी सेफ रास्ता है कि आप पूरा का पूरा एग्जैक्ट गणित
आप कुछ ऐसे लोगों पे भी भरोसा मत करो, 290-92 पे भी मत भरोसा करो, 272 के हिसाब से देखो, 272 के हिसाब से कैलकुलेशन करो और बाकियों को निष्कासित करो। 272 के बजाय 292 मिल जाए तो उसको बोलो, जैसे मोदी जी ने अभी कहा था कि बहुत बड़ी जीत मिली है हमें लोकसभा चुनाव में, वैसे ही कहे कि पूरा देश की इच्छा थी कि वन नेशन वन इलेक्शन हो। इस टाइप का भी कर सकते हैं, लेकिन अब वो बहुत रिस्क है। मैं अभी भी कह रहा हूं कि मोदी को इस बात के लिए सब ठीक है, सब करो आप, लेकिन इस बात के लिए कभी भी नहीं छूट मिलनी चाहिए कि वो इस देश को बांग्लादेश या श्रीलंका में तब्दील कर पाए। ये सबसे ये भारत में कहा जाएगा कि ये मुमकिन नहीं है, लेकिन कभी भी किसी भी देश में, श्रीलंका में भी हमको नहीं लग रहा था कि मुमकिन होगा। बांग्लादेश भी बड़ा शांतिपूर्ण चल रहा था 1971 के बाद, बढ़िया उसमें चुनाव होते थे, सब दुरुस्त चल रहा था। इस मामले में कोई उनको लिबर्टी नहीं दी जा सकती है, चाहे अपोजिशन की तरफ से चाहे पब्लिक की तरफ से, कि वो श्रीलंका या बांग्लादेश में तब्दील करें। उस लेवल पे आक्रोश नहीं जाना चाहिए। रही बात, इसमें एक और महत्वपूर्ण है, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, उनकी क्या मजबूरियां हैं तो वो जाने, लेकिन इन दोनों ने जिस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन का सपोर्ट किया है, ये जानते हुए कि ये पास नहीं होगा। देखिए, दो पहलू है इसमें। एक तो ये भी कह सकते हैं कि उनको पता था पास नहीं होगा तो गठबंधन धर्म का उन्होंने पालन किया और कर दिया समर्थन कि चलो हम साथ हैं, पास तो वैसे भी नहीं होगा। रही है आशीष जी, इस वक्त की एक खबर आ रही है कि मोदी जी अपनी बीजेपी से नाराज हो गए हैं और अब उन्होंने एक मैसेज दिया है कि जो सांसद व्हिप जारी करने के बाद भी लोकसभा में नहीं थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हालांकि कहा यह जा रहा है कि शायद नोटिस इश्यू किया जाएगा। ये सवाल का दूसरे पहलू में आपको जानना चाहूंगा कि पार्टी व्हिप जारी करती है, जाहिर तौर पर जो चाणक्य जिनको कहा जाता है ये अमित शाह की जिम्मेदारी थी, जो चीफ व्हिप बनाए गए थे ये उनकी जिम्मेदारी थी, जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे जिनको ये कहा गया था कि इन सांसदों को लाना है ये उनकी जिम्मेदारी थी। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही कोई खेला कर रहा है कि किसी ने जानबूझकर उनकी बेइज्जती करने का प्लान बनवा दिया कि प्रधानमंत्री बिफर गए हैं कि क्यों मेरी बेइज्जती करवा रहे हो, क्योंकि कार्रवाई करने की स्थिति में तो है नहीं। भले ही आप चेतावनी दे दो, डांट दो, लेकिन अब मुझे लगता नहीं है कि किसी सांसद के खिलाफ कार्रवाई करने की स्थिति में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नहीं, अभी 240 वाली भाजपा में कार्रवाई करने की स्थिति में तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये महत्वपूर्ण, मैंने इसी से शुरुआत में इसीलिए इस बात को मैंने रेखांकित किया था कि भाजपा में व्हिप जारी होने के बाद और सबसे बड़ा जो उनका सपना है वन नेशन वन इलेक्शन, 2014 से आज की तारीख में दुनिया भर के गोदी मीडिया और पोर्टल छाप रहे हैं ना कि 2014 में आए थे, तभी से जैसे था ना मेरा बचपन का ही सपना था सारे घर के बल्ब बदल दूंगा, उसी टाइप का 2014 से ही सपना था इनका कि वन नेशन वन इलेक्शन करवाऊंगा। इनके सपने पलीता सब लगा रहे हैं, ये सपना देख रहे थे और भाजपा के सांसदों ने एक मग्गा पानी डाल दिया मुंह पे। ये वाली स्थिति पैदा हो गई है। ये बीजेपी अगर ऐसा दिख रहा है तो ये अब मोदी के हाथ से बीजेपी निकल गई है, मोदी और शाह दोनों के हाथ से। अब सांसदों में वो डर नहीं रह गया जो 2014 और 2019 में था। अब जान गए कि 240 पे हैं, ये ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, बहुत होगा तो थोड़ा बहुत फड़फड़ाएंगे और फिर मुडेल पर बैठ जाएंगे, इसके अलावा कुछ इनके बस का है नहीं, ये पक्का हो चुका है। मायावती जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, मायावती, चंद्रबाबू नायडू, वाईएसआर कांग्रेस और नीतीश कुमार, इन चारों का वन नेशन वन इलेक्शन पर जो रुख है, इन चारों को इंडिविजुअली एक एक को एनालाइज करना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। देखिए, भाजपा के सांसदों के बारे में या भाजपा के बारे में जो चर्चा करने लगे, इन चारों का, मायावती की जहां तक बात रही, मायावती के पास कुछ नहीं है देने के लिए, लोकसभा में तो शून्य पे हैं, कुछ भी नहीं है उनके पास। ट्विटर पे या बयान जारी कर देती है। हाँ, चुनावी लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन पर जिस तरीके से सबसे आगे आकर के उन्होंने कहा है कि अकेले 2/3 वही पूरा कर देंगे, ऐसा लग रहा था, उससे एक बात साफ हो गई है। इस देश के कई बार दलित चिंतक कुछ हैं जो नाराज हो जाते हैं कि आप सामाजिक न्याय की लड़ाई को कमजोर कर रहे हैं। हम नहीं कमजोर कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की लड़ाई को अर्थी पहुंचा दिया है मायावती ने। उनसे सवाल करिए आप लोग। और ये वो लोग करते हैं जो निजी तौर पर, जिनके लिए न सामाजिक न्याय की लड़ाई महत्वपूर्ण है, न अम्बेडकर वाद महत्वपूर्ण है, न मनुष्य स्मृति के खिलाफ लड़ाई महत्वपूर्ण है, न संघ के संघीय विचारधारा के खिलाफ लड़ाई महत्वपूर्ण है, उनके लिए मलाई महत्वपूर्ण है। कोई
मायावती के करीब रह करके मलाई खाता है और कहता है कि हम सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो पूरे सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वालों को या दलितों को मूर्ख बनाता है। कोई कहे चंद्रशेखर रावण के हम करीब हैं और हम सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। सामाजिक न्याय की लड़ाई एक विचार है, व्यक्ति नहीं है। वो विचार कांसीराम के भीतर था, वो विचार बाबा साहब के भीतर था, वो विचार छत्रपति साहू जी महाराज में था, वो ज्योतिबा फुले में था। तो ये मायावती ने जिस तरह से अभी चर्चा किया था अभिषेक ने कि एक नागनाथ एक सांपनाथ, तो इसका मतलब सांपनाथ को पसंद कर लिया है मायावती ने पूरी तरह से। ये फाइनल मुहर है। इसके पहले 50 बार मुहर लगा चुकी है वो, लेकिन ये फाइनल मुहर था कि और बड़ी सांपनाथ उनको पसंद है। बात है कि हम लोग चर्चा भी करते हैं इसको कि चाहे देश में कोई भी सरकार आ जाए, सच्चाई ये है कि किसी भी देश की सरकार में हिम्मत नहीं है कि मायावती को गिरफ्तार करके वो जेल के सीखचों के पीछे भेज सके। लेकिन फिर भी कौन सा ऐसा डर है जो मायावती को खाया जा रहा है कि बाबा साहब अंबेडकर के सपने को तोड़ दिया, काशीराम साहब के सपने को तो ऐसा तोड़ दिया कि काशीराम साहब ने विश्वास करके बहुत ही भरोसे से उनको उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी थी, अपना उत्तराधिकारी बनाया था। तो कौन सा डर है उनको खाया जा रहा है, एक बड़ा सवाल है। लेकिन आशीष जी फिर दोबारा आपके पास आऊंगा। एक लाइन उसका जवाब भी दे दूं। उन्हें सामाजिक न्याय की नहीं, उन्हें आर्थिक जो संसाधन इकट्ठा है उसका डर है। और वो बिना कुछ रहे हुए क्यों आई हैं, ये सबको पता है इस देश में। जो भी व्यक्ति लोकतंत्र और संविधान को जानता है कि संघीय ढांचा संविधान की मूल भावना उसके विपरीत है वन नेशन वन इलेक्शन। संघीय ढांचा के भी खिलाफ है और संविधान की जो आत्मा है उसके भी खिलाफ है वन नेशन वन इलेक्शन। लेकिन अगर उसके साथ वो खड़ी हो रही है, उसके साथ मायावती खड़ी हो रही है, तो सिर्फ इसलिए खड़ी हो रही है कि उनके साथ रहने ना रहने से कोई फर्क नहीं है। वैसे भी नीलबटा सन्नाटा है, वैसे भी उनके पास कुछ है नहीं। तो कम से कम ऐसे वक्त में आगे आगे कि हम भी हैं शामिल, आपके साथ हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना। वाईएसआर कांग्रेस की मजबूरी क्या है? वाईएसआर कांग्रेस तो अभी अभिषेक ने एक दिन गिनती जुड़वाया था उनका कि उनके में कितनी सेंध मारी और पार्टी तोड़ने क्या क्या हो सकता है, कोशिश हो सकती है। वाईएसआर कांग्रेस की मजबूरी है कि वो अडानी वाला घूस कांड 1750 करोड़ 1750 करोड़ रुपया कोई विधायक नहीं खाया होगा या मिला होगा, और न किसी अफसर के पेट में इतनी जगह है। मैं संतोष ये बात इस बात को नोट कर ले सब लोग, किसी अफसर के पेट में इतनी जगह नहीं है 1750 करोड़ रुपए की घूस अफसर को मिले। ये सब सिर्फ मीडियम बनते हैं। तो इसलिए वाईएसआर कांग्रेस मायावती वाले कतार में खड़ी है। जगन अब मायावती वाली कतार में है। दुश्मन सामने है उधर खड़ा उस पाले में, लेकिन उसी पाले में जाना पड़ रहा है, मजबूरी है। चंद्रबाबू और नीतीश इन दोनों को लेकर के बहुत सोचने वाली बात है, क्योंकि मायावती और वाईएसआर का तो साफ दिख रहा है मामला। चंद्रबाबू चाचा का जिक्र किया है आशीष जी, तो हम अभिषेक जी के पास चलेंगे। अभिषेक जी, चाचा राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी माने जाते हैं। उनको पता है कि एक देश एक कानून आया तो जो विधानसभा की सीटें उनकी घट गई और बार बार भाजपा एहसास दिलाती रहती कि देखो ज्यादा सीटें आई, हमने बड़ा दिल दिखाते हुए आपको मुख्यमंत्री बना दिया। चाचा समझ नहीं पा रहे हैं, और समझेंगे तो खेल कब करेंगे फिर? देखिए आशीष जी, संतोष जी, आपको पता होगा कि चाचा की कोशिशें तो लंबे वक्त से थी, लोकसभा चुनाव के पहले से ही थी कि लोकसभा के साथ हो जाए। वो अब उस स्थिति में नहीं है कि उनके नाम पर वो चुनाव जीत सके। वो किसी के कंधे पे, किसी के हवा में, किसी के समीकरण के साथ मिल करके वो अपने चुनाव निकाल सकते हैं। तो इस स्थिति में चाचा की स्थिति क्या है? पाकिस्तान के एक बैट्समैन होते थे शहीद अनवर, जब वो 70-80 रन बना लेते थे उनको रनर की जरूरत पड़ती थी। बिना रनर के उनकी सेंचुरी जल्दी पूरी नहीं होती थी, अगर आपको याद हो तो। 194 रन बनाए थे तो बहुत लंबा रनर उन्होंने लिया था, मोइन खान को रनर बना के बुलाया था। वही स्थिति है। नवीन पटनायक की तरह उन्होंने बहुमत से कभी सरकार नहीं बनाई। उनको सरकार बनाने के लिए कोई ना कोई बैसाखी चाहिए। अब उस बैसाखी में किसी लहर का, किसी हवा का, किसी सत्ता पक्ष के रुझान का या सत्ता विरोधी रुझान का, उस परिस्थिति में सहारा मिल जाए तो बेहतर क्या होगा उनके लिए उससे। और एक बात जान लीजिए, स्वाभाविक है कि उन्हें किसी न किसी रुझान का सहारा चाहिए। तो रुझान के सहारे के लिए दोनों चुनाव एक बार में निपट जाए, तो इस तरह की राजनेता यही चाहते हैं। ये परिस्थिति है जिन परिस्थितियों में अब साफ दिखाई दे रहा है। देखिए, नीतीश कुमार ने वन नेशन वन इलेक्शन का जब विचार आया था तभी समर्थन किया।
भतीजे बैठे बैठ ना, भतीजे तो कौन बात कह रहे हैं, उनका सहारा देने के लिए मैं बैठा हूं। सहारा तो वो देते रहेंगे, सहारा तो तय मानिए वो देते रहेंगे, और तब तक सहारा देते रहेंगे जब तक उनके सहारे के लिए, सहारे के सहारे उनको दिल्ली तक लाने के लिए विपक्ष तैयार ना हो जाए, चाहे प्रधानमंत्री के रूप में या उप प्रधानमंत्री के रूप में। वो सहारा क्या है, उनकी स्थिति वही है, वो आपने वो गाना सुना होगा ना, उनका क्या नाम है, वो हिना मूवी का है, बेदर्दी से प्यार का सहारा न मिला। वही स्थिति उनकी है कि वो सहारा दे रहे हैं, सहारा ले रहे हैं, लेकिन अब बिहार की राजनीति में अक्सर एक चीज ध्यान रखिएगा, सहारा वो देते कम है किसी को, सहारा अक्सर लेते रहे हैं। अब चूंकि केंद्र में सरकार है तो मजबूरी है, लेने के लिए देना पड़ेगा सहारा। मनमोहन सिंह की सरकार जब तक केंद्र में थी, नीतीश कुमार से ज्यादा आराम से इस देश में कोई मुख्यमंत्री नहीं था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उनके तले एकदम दबी हुई थी, उनके सामने सर भी नहीं उठा सकती थी बीजेपी। भोज भी कैंसिल कर दिया, बेइज्जत भी कर दिया, तब था बिल्कुल। इसके बूते उठाते दिल्ली। चर्चा के हम लोग अंतिम दौर में पहुंच गए हैं। आशीष जी, चाचा की यानी नीतीश कुमार की दिक्कत तो बता दी अभिषेक जी ने कि क्या दिक्कत है उनकी, चंद्रबाबू नायडू की दिक्कत हम और आप सभी समझते हैं, लेकिन मैं उस पे आना चाहूंगा कि जितने लोग साथ दे रहे हैं, आपने मायावती का जिक्र किया, अभी चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार तो है ही, पवन कल्याण साहब भी है, क्या ये एकनाथ शिंदे के सबक उदाहरण से नहीं सीखते? क्या ये नवीन पटनायक के उदाहरण से नहीं सीखते कि आखिरी समय तक उनको गठबंधन का झांसा दिया जाता रहा और बिल्कुल टिकटों के बंटवारे से पहले अपनी पूरी लिस्ट ये पहले से तैयार करके एक महीने पहले बैठ गए थे और नवीन पटनायक को झांसा देते रहे कि लोकसभा विधानसभा दोनों में गठबंधन करेंगे। एकनाथ शिंदे के साथ कैसा किया, नवीन पटनायक के साथ उन्होंने कैसा किया, दुष्यंत चौटाला के साथ उन्होंने हरियाणा में कैसे किया, अपने तमाम सहयोगियों के साथ जिस तरह का व्यवहार करते हैं, कि चंद्रबाबू नायडू हो, पवन कल्याण हो, नीतीश कुमार हो, भूल गए हैं या जेहन में होगा कहीं ना कहीं? आपने बस गांव में देखा होगा दिया और पतंगे, दिया जब जलता है खासकर बरसात के मौसम में, तो पतंगे को पता होता है जाएंगे, जलेंगे, मरेंगे, लेकिन वो आते वहीं हैं, जहां उनका अंत होना है वहीं आते हैं। तो ये मोदी जी जो कहते हैं लोग ना कि मोदी जी देश के लिए चिराग हैं, तो वाकई चिराग हैं। वो चिराग हैं कि जो जो पतंगा आएगा उनके पास आएगा, वो खींच के लाएंगे और फिर वो झुलस के खत्म हो जाएगा। चाचा की जहां तक बात रही, मैं कहूं चाचा चंद्रबाबू नायडू की के पीछे अगर आप समझेंगे तो वहां पर वन नेशन वन इलेक्शन ऑलरेडी है। आंध्र प्रदेश में जो है वन नेशन वन इलेक्शन पहले ही से है, वहां लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा चुनाव साथ ही हो रहे हैं। चाचा चाचा क्या है कि चाचा ये नहीं सोच पा रहे हैं नीतीश कुमार कि जब तक वन नेशन वन इलेक्शन आएगा तब तक उनकी सियासत खत्म हो चुकी होगी। वो वन नेशन वन इलेक्शन के वैचारिक रूप से क्यों साथ हैं? उन्हें नीतीश कुमार के साथ दिक्कत यह है कि लोग उनको, मैं भी पहले मानता था कि समाजवादी विचारधारा का एक योद्धा है, लेकिन अब मैं कहता हूं समाजवादी विचारधारा का ऐसा छद्म योद्धा कि जो अंतिम मोर्चे पे जा करके समाजवादी विचार को दफना दे, वो व्यक्ति नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार को कुर्सी के अलावा, बहुत लोग पहले कहते थे कुर्सी कुमार, तो हम कहते थे यार वैचारिक रूप से सोचो, समाजवादी आदमी। ये वो नाम जिसने भी दिया था बहुत सटीक दिया था। नीतीश कुमार के लिए कुर्सी से बढ़ के इस जगत में कुछ नहीं है। कुर्सी सत्य, जगत मिथ्या। ये मैं इसलिए इसकी चर्चा कर रहा हूं कि लोग कहेंगे बेवक्त सहनाई ना, वन नेशन वन इलेक्शन की वजह से कह रहा हूं। नीतीश कुमार वन नेशन वन इलेक्शन के साथ क्यों नजर आते हैं वैचारिक रूप से? क्योंकि वो चाहते हैं उनके साथ कोई चिराग मॉडल ना हो पाए, उनके साथ कोई चिराग मॉडल, उनके साथ कोई पीके मॉडल, इस टाइप के मॉडल नहीं इंप्लीमेंट हो। जब एक साथ मान लिया, इसको थोड़ा और मैं एलिब्रेट कर देता हूं व्यूअर्स के लिए कि ये मॉडल से बचने के लिए क्यों ये रास्ता है। भाजपा के साथ दोस्ती है, अगर वो लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होगा तो कैसे खेलेगी भाजपा? कैसे चिराग मॉडल अपनाएगी कि एक चिराग के तरफ से उतार करके प्रत्याशी? वो सेफ्टी, नीतीश कुमार को अपनी कुर्सी के आगे कवच चाहिए, और वन नेशन वन इलेक्शन को कवच के रूप में देखते हैं कि किसी भी चिराग मॉडल, पीके मॉडल, आरसीपी मॉडल, इन सब मॉडलों से बचने के लिए एक कवच उनके पास हो जाएगा वन नेशन वन इलेक्शन। उन्हें न संघीय ढांचे से मतलब है कोई, न संविधान की मूल आत्मा से मोहब्बत उनको कोई। मैं बड़ा खुशकिस्मत मानता हूं इस देश को कि जब संविधान सभा थी तो उसमें नीतीश कुमार जैसे ऐसे डुअल कैरेक्टर लोग नहीं मौजूद थे।
यह देश के लिए सौभाग्य है। नीतीश कुमार जैसे लोग, मतलब इतना दोहरा चरित्र वाला व्यक्ति, वो लोग मौजूद नहीं थे, नहीं तो संविधान ही में इतने छेद छोड़ देते वो। आशीष जी, अब इस चर्चा को समाप्त करने का वक्त आ गया है और निश्चित तौर पर समाजवादी के पुरोधा नेताओं और समाजवादी के बड़े दिग्गज और सच्चे नेताओं से माफी मांगते हुए मैं सिर्फ एक लाइन जोड़ूंगा, जो लगातार मैं कई बार अपने दोस्तों में कहता रहता हूं कि समाजवादी आंदोलन हो, वामपंथी आंदोलन हो या संघीय आंदोलन हो, इन तीनों आंदोलनों में, या अन्ना आंदोलन हो, इंडिया अगेंस्ट करप्शन वाला, बहुत सारे काट के योद्धा पैदा किए हैं और ये इस देश की राजनीति का, इस देश के लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन क्या कहे, जनता मालिक है, कहीं भी कभी मशीन भी मालिक हो जाती है। मशीन ने आज खेला कर दिया, अगर जैसे मैदान में कभी मशीन सही ढंग से वोट करे तो शायद वो भी एक नया खेला हो सकता है। लेकिन फिलहाल इस जोरदार चर्चा और बहस में सिर्फ इतना ही। मुझे, आशीष जी को, अभिषेक जी को दीजिए इजाजत और आप तमाम लोगों से कहेंगे देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर, क्योंकि हम सच बताते हैं। नमस्कार।